Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, today we are going to cover a very important topic of human resource management, that is organizational behavior. Well, organizational behavior is consist of two words, organizational and the behavior. Behavior means the act or action which is shown by a person in a particular situation. So, and if we talk about the organizational, that is related to our workplace. So we can say that the organizational behavior is a act or is an action which is taken by the person at his workplace, right? So let's start with the concept of the organizational behavior. Organizational behavior is a field of study that investigate the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, दैट इन्वेस्टिगेट, ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि किसी चीज की ब्रीफली उसकी स्टडी करना, ठीक है, उसको माइन्यूटली क्या करेगा? उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा, उसको समझेगा। इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर, जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर का ऑन behavior within an organization for the purpose of applying such knowledge towards improving organizational effectiveness. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ये फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। किस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स है और जो ग्रुप्स है और जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जो एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर पे क्या डिफरेंस आता है, क्या असर पड़ता है, राइट? और साथ ही साथ इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसको, इस बिहेवियर को समझ करके हम लोग यूज करते हैं सो दैट कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली क्या है? एक स्टडी है, एक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, यानी कि आपके कॉलीग हैं, आप जिस ग्रुप में काम करते हो वो, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का आपके बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, और इससे क्या करते हैं? इसको पता लगाने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए ये काफी हेल्पफुल हो जाता है, उसके लिए एक टूल साबित होता है, राइट? तो और अगर हम लोग देखते हैं ये डेफिनेशन, आप देखो ये डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स ने, ठीक है ना। तो रॉबिन्स जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो आप रॉबिन्स का नाम याद रखोगे, उनकी इस डेफिनेशन को भी याद रखोगे। इट इज डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो डेलिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? बिकॉज आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर होता है ना, आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है और किसी एक फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता। हो सकता है सेम सिचुएशन के लिए मेरा अलग रिएक्शन हो, आपका अलग रिएक्शन हो, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना गया और डेलिकेट होता है, बिकॉज अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया तो उसका निगेटिव इफेक्ट आ सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। द मॉडर्न अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसका अप्रोच क्या है? उसका अप्रोच ये था कि ये पता लगाना, इस सच्चाई का पता लगाना कि लोग जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं, ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके बिहेवियर के ऊपर असर डालते हैं। तो if managers are to understand the organizations in which they work, they must first understand the people who make up the organization, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने की इस समय किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजर को जिम्मेदारी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम कर रहा है उसको ये ध्यान रखना है जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझना है, ठीक है। और मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले जो वहाँ के लोग हैं, जो मैनेजर के अंडर में काम करने वाले, मैनेजर के साथ में काम करने वाले हैं, मैनेजर को बनता कि पहले वो उन लोगों के बिहेवियर को समझे, उसके बाद जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है। वो एक स्टडी है जिसमें हम लोग इफेक्ट का पता लगाते हैं। किस चीज के इफेक्ट का पता लगाते हैं? कि किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या स्ट्रक्चर का
का किसी एम्प्लॉय या किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर पे उस पर क्या असर डालता है, उसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को सुधारने के लिए। और साथ ही साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानने के लिए मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहाँ के लोगों को पहले वो अच्छे से समझ ले, उनके बिहेवियर को जान जाए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बेस देती है, ठीक है, उसको बनाती हैं। तो अभी देखो, आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले आपका आता है इसमें फंडामेंटल द नेचर ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोगों का नेचर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेस फॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी आप मानते हो कि कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके कॉलीग्स हो, तो आप देखोगे कि सबका बिहेवियर जो है वो अलग होता है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता। हम लोग की पर्सनैलिटी एक जैसी हो सकती है, कुछ चीजें हम लोग में एक दूसरे से मैच कर सकती है, लेकिन हम लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। और यही रीजन है कि हो सकता है हम लोग एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सके। जैसे कि अगर आपने कोई गलती की, हो सकता है आपके पापा आपको डांटे, आपकी मम्मी ना डांटे, हो सकता है कि आपकी मम्मी डांटे और पापा उस चीज पे ना डांटे, बिकॉज सबके अपनी अपनी सोचने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं होलिस्टिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल है उसको क्या है कि उसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, खुद की अपनी एक पहचान है, तो वो उस अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो उस अकॉर्डिंगली जो है ना बिहेव करता है। फिर मोटिवेटेड बिहेवियर, अब हम लोग क्या मानते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड है, राइट, अगर उसके अंदर अभी मोटिवेशन है, उसका मॉरल हाई है, तो फिर क्या होगा, उसका बिहेवियर जो है इफेक्ट होता है, बिकॉज अगर मोटिवेशन उसका हाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर बेटर होगा। अगर उसका किसके मुकाबले बेटर होगा, अगर उसका मॉरल और मोटिवेशन जो है वो डाउन है, राइट। फिर एथिक्स ऑफ द पर्सन, और पर्सन की खुद की एथिकल वैल्यू बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर हम लोग ने बचपन में सीखा है कि ठीक है, अगर तुम किसी को अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हो या किसी को डांटते हो या ठीक है या किसी को बेकार में पनिश करते हो, तो वो गलत है, राइट। तो क्या होगा कि वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाएगा, और हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग वही चीज अडॉप्ट करेंगे। यानी कि अगर हम लोग ने सीखा है कि ठीक है, हम लोगों को पैसे नहीं चुराने चाहिए, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो हम लोग भी वहां पे यही सेम बिहेवियर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की एथिकल वैल्यू है वो ये भी डिफाइन करती है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कैसे बिहेव करते हैं। तो आप देखोगे कि कैसे लोगों की ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, वो उनकी खुद की एक एज इंडिविजुअल पहचान है, उनका मोटिवेशन कितना है और उनका एथिक्स कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये बेसिस फॉर्म करती हैं कि उसका बिहेवियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरे फंडामेंटल, तो इसमें दूसरे फंडामेंटल में कौन आता है, इसमें दूसरे फंडामेंटल में आता है द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो हम लोग नेचर ऑफ पीपल बात कर रहे थे कि लोगों का क्या अप्रोच होता है, लोग क्यों ऐसे बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के कारण। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इसमें रोल होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्टेड सोशल सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसका बहुत बड़ा असर आता है। जैसे कि अगर हम लोग में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पे आप फ्री हो कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे टीम वर्क ज्यादा फोकस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज्यादा बेटर होगा उस चीज के मुकाबले कि अगर आपको इंडिविजुअली काम करना होता है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं मिलता। इसी तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमको उस समय छुट्टी चाहिए, ठीक है, और आप मेरे साथ ही काम करते हो और आपको भी छुट्टी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का बिहेवियर एक जैसा होगा और हम लोग एक ही चीज पे एग्री करेंगे, है ना। और हम लोग कहेंगे अपने बॉस से ठीक है हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट म्यूचुअल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, आपको लगता है आपको छुट्टी नहीं चाहिए, तो हम लोगों का यहाँ पे बिहेवियर क्या होगा, क्लैश करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए म्यूचुअल इंटरेस्ट कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो आपकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा हो, और साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा माहौल है। यानी अगर इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो वो भी डिफाइन करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा हो। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम की। तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है,
सिस्टम आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम होता है, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। आप कीबोर्ड से आप इनपुट डालते हो, ठीक है, एंट्री करते हो, और फिर क्या होता है, वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है उससे, और उससे पहले आपके पास एक सीपीयू होता है जो उन सारी चीजों को प्रोसेस करता है, राइट। तो आप ये तीनों के काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं रहेगी, अगर आपके पास इनपुट और प्रोसेसिंग या आउटपुट डिवाइस में एक चीज नहीं रहेगा तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम का क्या मतलब हुआ, इट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है क्या करता है, डिफाइन करता है, वहाँ के कल्चर को डिफाइन करता है, एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, और उसके इम्पैक्ट को बताता है जो कि एम्प्लॉयज के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फिर आता है इट एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन वेरिंग फॉर्म्स। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग तरीके के फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम जो है ना, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है, वो किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, वहाँ के कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, जिनका एम्प्लॉयज के ऊपर असर होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर की बात करते थे, तो उसमें कीबोर्ड, आपके सीपीयू और आपका मॉनिटर एक दूसरे से अटैच है, लिंक्ड है, इंट्रैक्शन कर रहा है। तो सेम तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसका स्ट्रक्चर है, उससे हम लोग अटैच है, राइट। तो हम लोगों का बिहेवियर भी उन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, वो एक सिस्टम की तरह काम करेगा। फिर इट आइडेंटिफाइज द मेजर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स एंड अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम क्या करता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है, पहले वो मेजर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स को समझता है, ठीक है, चाहे तो उनकी पर्सनालिटी की बात करें, चाहे उनकी एटीट्यूड की बात करें, और वो ये देखता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे उसके ऊपर असर डाल रहा है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है, हमेशा उससे आउटपुट में कोई दिक्कत हो जाती है, हमेशा उसके सम्स गलत होते हैं, कस्टमर से सही से नहीं डील कर पाता, तो हो सकता है कि उसके खुद का ऐसा कोई वेरिएबल हो, कोई उसका कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी ही एक्सट्रोवर्ट ना हो, इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। फिर आउटकम्स कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम जो है अच्छे से काम कर रहा है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी और क्वालिटी होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो बेटर होगी, ठीक है। अगर हम खुश रहेंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो अल्टीमेटली हमारे कस्टमर से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। फिर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस का लेवल क्या है, एम्प्लॉय का क्या सेटिस्फैक्शन है, खुद की पर्सनल ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट कितना है, और साथ ही साथ आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कितनी है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है, ये सब डिफाइन करती हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम जो है कैसे वर्क कर रहा है, यानी आप जिस चीज से अटैच हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ का कल्चर, ठीक है, वो आपको आपके ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, ये है हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट होता है, उनकी खुद की फिलॉसफीज होती हैं, ठीक है, वैल्यूज होती हैं, विजन होते हैं, फिर मिशन होते हैं, और गोल्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात आती है। अभी हम लोग ने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है इस सिस्टम में, ठीक है। अब इस कल्चर को कौन इफेक्ट डालता है, इसके ऊपर कौन असर डालता है, तो सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है, फिर साथ ही साथ आपका वो ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, ठीक है, किस हद तक फॉर्मल है, वो किस हद तक इनफॉर्मल है, ये चीजें इफेक्ट आपकी डालती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर, ठीक है। फिर ये जो कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन करता है वहाँ की लीडरशिप को। अगर वहाँ पे लीडरशिप ऐसी है कि जो कि लेजस फायर पे मतलब है, यानी वहाँ पे टीम वर्क ज्यादा हो रहा है, तो फिर या वहाँ पे जो है हायरकी का सिस्टम ही ज्यादा है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करती है कल्चर। अगर वहाँ पे कल्चर थोड़ा हायरकी वाला है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लीडरशिप क्या होगी, ऑटोक्रेटिक होगी, ठीक है। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपका इंटरेक्शन बेस्ड है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ग्रुप डायनेमिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो डिफाइन करेगा। और आप देखो, अगर आप लीडरशिप अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वही डिफाइन करेगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वहाँ पे क्या मिलेगी। अगर ये तीनों कमजोर है तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कम होगी। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या करेगी, अल्टीमेटली मोटिवेशन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी वर्क लाइफ बेटर है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका हाई होगा। मोटिवेशन हाई होगा तो आउटकम्स आपके अच्छे होंगे। अगर मोटिवेशन लो होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ लो है, मोटिवेशन लो है, तो कहीं ना कहीं आपके आउटकम्स खराब हो जाएंगे। तो आउटकम्स में क्या होता है, आपका पहला परफॉर्मेंस, फिर आपकी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो कितना है इसमें, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या चीजें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है सिस्टम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है समझना। आप देखोगे कि मैनेजमेंट है, सबसे पहले मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट के खुद के विजन, पॉलिसीज और मिशंस होते हैं। फिर ये डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर और कौन कौन इफेक्ट डालता है, डिपेंड करता है कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ सोशल इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट डालता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है वो डिफाइन करता है वहाँ की लीडरशिप को, कम्युनिकेशन को और ग्रुप डायनामिक्स को। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है, ये तीनों खराब हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ खराब है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है तो मोटिवेशन अच्छा होगा, मोटिवेशन अच्छा होगा तो आउटकम्स अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ खराब है तो मोटिवेशन कम होगा, मोटिवेशन कम होगा तो आपका आउटकम भी जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री, आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में लिखे आप मुझसे इसका दोबारा आप मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकते हो। चाहे तो आपको कोई भी इसमें इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब आप लोग आते हैं मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 4 मॉडल आते हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहला इसमें कौन सा आता है, इसमें ऑटोक्रेटिक मॉडल है। ऑटोक्रेटिक से ही आपको समझ में आएगा ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कौन चलाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को कौन चलाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना उनको हर बात माननी होती है अपने एम्प्लॉयर की। ठीक है, उनको उनके हिसाब से सारी चीजें फॉलो करनी होती है। ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक हायरार्की का सिस्टम बना होता है। ठीक है, और लेकिन जब हम लोग कस्टडियल की बात करते हैं, ठीक है, या इसको पैटर्निटी मॉडल भी कहते हैं। आप पैटर्निटी से समझ सकते हो, यहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है, कस्टडी की बात आ रही है। ठीक है, आप देखिए होगा कि जैसे क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो हमारी सारी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, हमारी खुश रहने की, हमारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने की, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या था, ऑटोक्रेटिक मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई डिसीजन सुनाता था और एम्प्लॉय को फॉलो करना होता था। लेकिन कस्टडियल मॉडल में क्या होता है, कस्टडियल मॉडल में क्या होता है, ये वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है बिहेव करता है एज अ पेरेंट, और वहाँ पे वो क्या करेगा, वो उस एम्प्लॉय की सारी चीजों की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, फिर आता है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी बिहेवियर शो किया जा रहा है और एम्प्लॉयर जो भी सारी चीजें शो कर रहा है उसमें वो क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को भी इसमें इंक्लूड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव मॉडल पार्टिसिपेशन के बराबर ही माना जाता है। उसी की तरह है यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन होता है, राइट। कॉलेजियल मॉडल की बात करते हैं तो ये आपका टीम वर्क पे बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीजें होती है तो ये आपकी टीम पर छोड़ दिया जाता है, ये उनको खुद सॉल्व करना होता है। इसमें एम्प्लॉयर का एकदम या तो ना के बराबर ही रोल होता है या तो बिल्कुल रोल नहीं होता है। ये टीम वर्क होता है, एम्प्लॉय का खुद को ये सारी चीजें मिलकर आपस में सॉल्व करनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि ऑटोक्रेटिक में क्या है, ऑटोक्रेटिक में आपको एम्प्लॉयर है जो गाइड कर रहा है, आपको सारी बातें उसकी सुननी है अगर आप एम्प्लॉय हो तो। कस्टडियल मॉडल में एम्प्लॉयर आपके पेरेंट्स की तरह बिहेव करता है, आपकी सारी चीजों की जिम्मेदारी लेता है। सपोर्टिव मॉडल में जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिल करके कोई सारी चीजें डिसीजंस लेते हैं। कॉलेजियल मॉडल में क्या होता है, ये टीम वर्क होता है, यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर का रोल नहीं होता ज्यादा, एम्प्लॉय जो है अपनी खुद की टीम लेते हैं और खुद की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ठीक है, अभी जो हम लोग एलिमेंट्स पढ़ के आए वो एलिमेंट्स कौन से थे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम के एलिमेंट्स थे। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है आपका, इंडिविजुअल।
जैसे ये हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल की खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी उसकी खुद की पर्सनालिटी होती है, खुद का उसकी जो नर्चरिंग होती है, ठीक है ना, वो डिफाइन करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो जिस ग्रुप में हम लोग रहते हैं वो ग्रुप डिफाइन करता है। सपोज कीजिए कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और हम लोग ऐसे ग्रुप में रहते हैं जो हमेशा ही मैनेजमेंट के अगेंस्ट में रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जो व्यवहार है, उनके प्रति जो बिहेवियर है, वो क्या होगा, उनके अगेंस्ट में जाने लग जाएगा। ठीक है, भले ही हमारे मैनेजमेंट जो है हमें कितना सपोर्ट करे, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रुप उसके अगेंस्ट में है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके अगेंस्ट में जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जो कल्चर है, वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। आपको वहाँ पे टीम वर्क करने को मिलता है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड आपको आपके बिहेवियर को क्या करेंगी, आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेंगी, उसको इफेक्ट करेंगी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है तो वो आपके बिहेवियर पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का क्या नज़रिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये भी बहुत डिपेंड करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये पांचों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय की या आपके एम्प्लॉयर, जो भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, ये लोग डिफाइन करते हैं। अगर इंडिविजुअल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह के ग्रुप में वो रहता है, वहाँ के स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज कितनी नई आती हैं, इन्वायरमेंट वहाँ के आसपास का कैसा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, ये जो सारी चीज़ें ना इन्वायरमेंट में हमारे आती है, तो ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपका बिहेवियर वहाँ पे कैसा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग नेचर की बात करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। तो सबसे पहले आपका आता है अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्या करते हैं, जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो या हम लोग जब भी स्टडी डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक अलग से एक स्टडी उसको किया जाता है, एक सेपरेट फील्ड होता है स्टडी का। ठीक है, फिर एज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है, क्योंकि अब देखिए हम लोग यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग यहाँ ह्यूमन इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम लोग फैक्ट्स फिगर्स बेस में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग साइंस की भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए कई सारी जो डिसिप्लिन को हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। फिर अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस क्यों है, क्योंकि हम लोग पहले हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहीं पर यूज करते हैं, उस टेक्निक को, उस कंसेप्ट को क्या करते हैं, उसको लगाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का क्या मतलब हुआ कि ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, आपकी जो है चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, वैरी करेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्यूशंस को निकाला जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है, जाहिर सी बात है ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि ठीक है, अगर हम लोग बेटर करेंगे, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयज का भी जो है बिहेवियर, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर होगा, कहीं ना कहीं वो बेटर होगा। टोटल सिस्टम अप्रोच है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इसमें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्या है, सोशल इन्वायरमेंट आपकी क्या है, आपकी लीडरशिप, आपकी जो है ग्रुप डायनामिक्स, आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं और फाइनली डिफाइन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होगा। अब लोग बात करते हैं पर्पसेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली क्यों आया। तो अब इसमें बात करते हैं टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट्स विच कंस्टिट्यूट बिहेवियर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं कि ऐसा कौन सा डिटर्मिनेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि हम लोग बेसिकली क्या अप्रोच था कि इंसान जो एम्प्लॉई है, जो भी है, ठीक है, वो
कोई पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों दिखाता है, क्या रीजन है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग बेसिकली यही रीजन है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, बिकॉज अगर हम लोग इसको पढ़ पाएंगे, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि ह्यूमन बींग्स अकेले मतलब आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये अकेले ही ऐसा लिविंग बींग फैक्टर है, ठीक है, अकेला ही ये ह्यूमन है, ठीक है। क्योंकि तो क्या होगा कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बाकी हम लोग इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीजन है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना नेसेसरी है। फिर आता है टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विच कैन आइदर बी मॉडिफाइड और बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यानी कि क्या हमारा कोई जो है घटना हुई, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ और क्या उसका रीजन था, ठीक है। अब हमें पता होगा कि भाई ये जो है ये प्रॉब्लम हुई है और ये रीजन था, तो हमें पता होगा कि हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें इसको फ्यूचर में अवॉइड करना, ठीक है, या उसको मॉडिफाइड करना, उसको जो है क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। और हमें लगता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं हो सकता तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको दूर रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आने से बचाएंगे। फिर आता है टू प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को वैसे तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्वियस होती हैं जो कि इंसान करता ही करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग लिफ्ट में खड़े होते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि लिफ्ट में जब भी इंसान खड़ा होता है तो हमेशा दरवाजे की तरफ मुंह करता है, ठीक है। अगर कोई आपके घर में आता है, डोर बेल बजा रहा है, तो क्या वो दरवाजे के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है? नहीं, आपकी, क्योंकि वो एक ऑब्वियस बिहेवियर है कि जिधर उसको जाना है वो हमेशा उधर ही खड़ा रहेगा। तो ये कुछ चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल होती है। तो इन्हीं चीजों को पहचानने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना जरूरी होता है। फिर आता है it is only intelligent judgment of the manager in dealing with a specific issue then that can try out to solve the problem, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंट जजमेंट है मैनेजर का कोई पर्टिकुलर इश्यू को डील करने के लिए, ठीक है। वो क्या फिर क्या होता है, इससे उसको एक सॉल्यूशन मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पर्पस समझ में आ गया होगा। पर्पस बेसिकली यही था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ह्यूमन के बिहेवियर को हम लोग थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये जान पाते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके होने से, ठीक है, जिनके होने से एक पर्टिकुलर रिएक्शन या एक पर्टिकुलर बिहेवियर कोई एम्प्लॉय या कोई ह्यूमन बीइंग देता है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन से हटा सकें, सो दैट कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल में बिहेवियर जो है अच्छा बना रहे, और अल्टीमेटली हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस चाहिए, हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो हमें मिल पाए। देखिए, अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग किसी को समझते हो, ठीक है, उसके बिहेवियर को पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ एक जो बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रांग रहती है, ठीक है। तो अगर पता है कि अगर मैनेजमेंट को पता है कि भाई एम्प्लॉय को ये चीजें चाहिए, ये वो उनकी बातों को समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो बेटर होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कवर्स एरे ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक बिहेवियर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम्स एक्सेट्रा। अब आप जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना बहुत जरूरी है, इवन इनफैक्ट हर जगह चेंज होना बहुत जरूरी है। और जब भी नया चेंज होता है, जब भी कोई चीजें नई आती है ना, तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को बचाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को समझना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना जरूरी है। फिर आता है इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये करता है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्प्रूव करता है। वहाँ पे अगर अच्छा एक माहौल रहेगा, एक अच्छा कल्चर रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो अच्छी बनेगी। हेल्प्स टू सीक ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। किसी भी ऑब्जेक्टिव को सीक करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है। मोटिवेशन को बढ़ाता है,
जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का समझते हैं तो मोटिवेशन इंक्रीज होगा, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी बढ़ेगी और मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है उनका क्या होगा, एक ऑप्टिमम यूज हो पाएगा। ठीक है, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे सो दैट कि आपको एक जो आउटपुट अचीव करना है आप उसको अचीव कर सको। अप्लाई टू डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स एंड थ्योरीज टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। ठीक है, कई सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उन थ्योरीज में ये यूज होता है जैसे कि हम लोग किसी की भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आने वाले अभी समय में आगे बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम लोग कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग बात करते हैं पर्सपेक्टिव टू व्यू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देखने का पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप, एटीट्यूड, बिलीव्स, perception, personalities are taken into account and their impact on individuals behavior and job performance। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पर्सपेक्टिव को समझना है। ठीक है, और ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उसको समझेंगे तो इसके लिए हम लोग को लर्निंग, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप, एटीट्यूड, बिलीव, परसेप्शन, पर्सनालिटीज, इन सारी चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा और उनका कैसे जॉब परफॉर्मेंस पे असर आता है ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीजें कवर करेंगे, आपका लर्निंग, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है, सो दैट कि आप ये इंडिविजुअली इन सारी टॉपिक्स को समझ पाओ और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहो तो वहां पे आप अपनी एम्प्लॉइज के बिहेवियर को समझ पाओ। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्रुप लेवल। अब ग्रुप लेवल पे कैसे समझने की कोशिश करते हैं, हाउ पीपल वर्क इन ग्रुप, कैसे लोग ग्रुप में काम करते हैं, वेदर ग्रुप इज कोहेसिव, ग्रुप में एग्रीमेंट बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है कि नहीं ग्रुप, साथ ही साथ किस तरह के टास्क वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह के टास्क लोगों को दिए जाते हैं और इनको क्या करते हैं, ये जान के हम लोग इन नॉलेज को क्या और थ्योरीज को क्या करते हैं, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग ग्रुप्स को पढ़ पाए। ठीक है, तो आपका ये दो चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए। सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को समझो और फिर उनको ग्रुप लेवल पे समझो। राइट, अब हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस में क्या क्या आते हैं, तो लिमिटेशंस की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आता है बिहेवियरल बायसनेस। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियरल बायसनेस आ सकती है, डिपेंडेंस हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉय की बिहेवियर क्या होता है डिपेंड करता है। ठीक है, हमें लगता है कि हो सकता है एम्प्लॉय को गुस्सा करने की आदत हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, ठीक है, इसके कारण गुस्सा करता हो, लेकिन एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम सच में हुई हो, मे बी उसके कारण से वो गुस्सा कर रहा हो। फिर डिसकंटेनमेंट है, इनडिसिप्लिन है, इररिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत मैटर करेंगी जो कि एम्प्लॉय की बिहेवियर को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी से उल्टा जा करके, यानी उसकी पर्सनालिटी कुछ और है लेकिन इन चीजों के कारण कोई इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, कोई इनडिसिप्लिन है, कोई कोई और ऐसा फैक्टर है, कोई सिचुएशंस है तो उसके कारण से उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्लाइन इन आउटपुट इवन आफ्टर एडिशनल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी उसमें पॉजिटिव फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एक हद तक क्या होगा कि हम लोग किसी में पॉजिटिव वहाँ की चीजों को हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो बेटर हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सुविधा मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो बहुत लेजी हो जाएगा और उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव होने के बजाय उसका बिहेवियर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारी पेरेंट्स, सपोज कीजिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी हर बात मानते हैं, वो हम लोगों को हर सुविधा देते हैं, तो वो हम लोग को क्या करेंगे, वो बच्चों को ठीक है बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बच्चे को बुक्स चाहिए, बच्चे को गेम टॉयज चाहिए, तो सब कुछ दिला रहे हैं, लेकिन एक हद ऐसा आएगा कि बच्चा इस समय तो बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है लेकिन एक टाइम के बाद वो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर क्या करेगा, वो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, उसको लगेगा कि उससे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हर बार सिर्फ अच्छा करने से नहीं सुधर सकता, क्योंकि अगर हर बार आप अच्छा करोगे, अब
आप हर बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि उन लोगों का बिहेवियर क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा। फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, मैनिपुलेशंस की बात करते हैं। तो क्या होता है कि इसके वजह से मतलब क्या सबऑर्डिनेट्स का कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। तो ये आपके लिमिटेशंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, यानी कि हम लोग हर बार अगर हम लोग बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें तो कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत डिपेंड करती हैं, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो खराब भी हो सकता है। अब हम लोग लास्ट में आते हैं, स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो साइकोलॉजी में है, यही सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो है साइकोलॉजी में कैसे होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी, बिकॉज बिहेवियर कभी भी शो होगा तो वो कब होगा, किसी सोशल इन्वायरमेंट में। सोशल साइकोलॉजी, तो वहाँ पे हम लोगों के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है, तो ये हेल्प करता है सोशल साइकोलॉजी को समझने में। एंथ्रोपोलॉजी, जाहिर सी बात है ह्यूमन की बात हो रही है तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में उसका रोल होगा। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में भी क्या होता है कि भाई आपको एक दूसरे के जो है सिविल बिहेवियर को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई हो। आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, जिसमें कि हम लोग ने उसके इम्पोर्टेंस को, उसके लिमिटेशंस को भी देखा, फिर कौन कौन से उसके हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम को पढ़ा, उसके एलिमेंट्स को देखा, उसके फंडामेंटल्स को देखा। आप इन सबको एक बार जो है स्टडी कर लेना, बिकॉज इन सब के जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके के पीएसयू के एग्जाम्स में, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये सारी ये ओबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से पढ़नी है, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग बेझिझक पूछो। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग कवर करेंगे इसके इवोल्यूशन के बारे में, और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है जो हम लोग आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो आने वाली क्लासेस के लिए ट्यून रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप उनसे शेयर करो। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।